हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, रीट एसएसटी की डेली टेस्ट सीरीज के अंदर हमने पिछले टेस्ट यानी 33वें टेस्ट के अंदर राष्ट्रपति के विषय में बात की थी। आज अपने उसी के सेकंड पार्ट के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, आज अपने कुल प्रश्न देखेंगे 25 यानी 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो राष्ट्रपति से संबंधित हैं, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उन सभी के विषय में अपनी बात करने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, ये हमारी यूनिट नंबर 5 है। दोस्तों, इस 5वीं यूनिट पे अपने चल रही हैं संसद के अंदर देखिएगा हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की जो कंप्लीट लेक्चर है वो भी अपना हो चुका है, कंप्लीट सिलेबस हो चुका है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति अगर नहीं होता तो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है उपराष्ट्रपति। तो पहले अपने आज राष्ट्रपति को पूरा कर लेंगे और कल की क्लास के अंदर यानी कल के टेस्ट में अपने उपराष्ट्रपति के विषय में बात करेंगे। उसके बाद में अपने देखिए प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, लोकसभा और राज्यसभा, इन सभी के विषय में बात करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। एक बार फिर से आप कह दूं कि इस पूरी लाइन के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आपका राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति से ही जुड़ा हुआ है उपराष्ट्रपति। इनको आपको बड़े अच्छे से देखना है, कुछ भी इसमें से छोड़ना नहीं है दोस्तों। तो चलिएगा देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। दोस्तों, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। आसान सा और अच्छा प्रश्न है। हमें बताना है भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन है। राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिमंडल है या फिर प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल सहित है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप सभी का बिल्कुल सही होना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है राष्ट्रपति। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। देखिएगा दोस्तों, पहली बात तो कि भारत क्या है? भारत एक गणराज्य है। भारत क्या है? एक गणराज्य है। और गणराज्य का मतलब होता है कि जो हमारा राष्ट्रपति होगा या हमारा राष्ट्राध्यक्ष होगा, आप इसको इसी प्रकार से देखिएगा कि जो हमारा राष्ट्राध्यक्ष होगा वो क्या होगा? वो निर्वाचित होगा। गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि हमारा राष्ट्राध्यक्ष जो है वो निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत होगा। तो हमारा राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? होता वो वंशानुगत होता है क्या? राजा तो नहीं होता, राजा का बेटा राजा नहीं बनता, यानी राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं बनता, बल्कि उसके चुनाव होते हैं, उसका निर्वाचन होता है। तो इसीलिए भारत क्या है? गणतंत्र है। और भारतीय गणतंत्र का प्रमुख जो है वो कौन है? वो राष्ट्रपति होता है। दोस्तों, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, हमने पहले भी इसके विषय में बात की थी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर किया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है दूसरा प्रश्न, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर या राज्यसभा की अनुशंसा पर। पहली बात तो हमने ये कहा कि लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो क्या वो अपनी इच्छा से ही कर सकता है? कैसे करेगा? इन चार ऑप्शन में से हमें बताना है। या तो वो प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पे करेगा, लोकसभा की अनुशंसा पे करेगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पे करेगा या राज्यसभा की अनुशंसा पर करेगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। दोस्तों, इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा कि राष्ट्रपति जो है वो अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता है। दोस्तों, वो मंत्रिमंडल की सलाह पर ही कार्य करता है। देखने में आपको किसी प्रकार से भी दिखाई दे, लेकिन वो जो भी कार्य करेगा वो मंत्रिमंडल की सलाह से ही किया करता है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दो होती है। मंत्रिमंडल के अपने अंदर देखिएगा कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया करते हैं। तो देखिएगा, और जो हमारी मंत्रिपरिषद है उसमें उपमंत्री, राज्य मंत्री ये भी शामिल होते हैं दोस्तों। लेकिन ये जो भी कार्य करेगा वो कैबिनेट की सलाह पर ही किया करता है। दोस्तों, यहाँ आपको विशेषतः जो याद रखना है, अनुच्छेद 85 2 ख, अनुच्छेद 85 2 ख के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। लेकिन अगर हम राष्ट्रपति के विषय में ही बात करें कि राष्ट्रपति को ये शक्ति कौन से अनुच्छेद में है, तो ये 74(1) के अंतर्गत इसको ये शक्ति प्राप्त होती है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर वो जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है तीसरा, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? प्रश्न है हमारा कि लोकसभा और राज्यसभा की कभी संयुक्त बैठक अगर बुलानी है तो वो कौन बुलाएगा, कौन उसको आहूत करता है? राष्ट्रपति करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, संसद करती है या फिर राज्यसभा के सभापति के द्वारा की जाती है। दोस्तों,
तो दोस्तों क्या है इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा जो है संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। संविधान का जो अनुच्छेद है 108, ये नंबर आप इससे वाकिफ भी होंगे। 108 के तहत किसी भी विधेयक पर, हमने कहा कोई ऐसा विधेयक है जिस विधेयक के ऊपर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध है, यानी लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध है, तो इनकी संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जा सकती है। दोस्तों एक और बात याद रखिएगा, अनुच्छेद 118(4), अनुच्छेद 118(4) के तहत जब इनके संयुक्त बैठक होगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? उसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। अब यहाँ ये दोनों ही प्रश्न आपके बहुत अच्छे प्रश्न हैं। हमने कहा बुलाएगा कौन? बुलाएगा तो राष्ट्रपति, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। दोस्तों दोनों में पलड़ा देखिए लोकसभा का ही भारी रहता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। चौथा हमारा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? हमें राष्ट्रपति से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। वह संसद का एक संगठक भाग है, वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है और वह किन्हीं परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश को लागू कर सकता है। दोस्तों हमें बताना है कौन सा इनमें से सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है दोस्तों ध्यान से पढ़ लिया होगा आपने। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 2 नंबर की, वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, वह चर्चा में भाग नहीं लेता है। दोस्तों बाकी बातें हमारी सही हैं। अगर हम बात करें आर्टिकल 79 की, तो अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत का जो राष्ट्रपति है वो संसद का एक अभिन्न अंग है, संगठक भाग माना जाता है। दोस्तों वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, ये बात भी हमारी सही है। और आर्टिकल 123 यानी 123 के अनुसार जो है वो विशेष परिस्थितियों के अंदर अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है और कोई विशेष कानून उनको लागू करना है तो। लेकिन ये बात हमारी सही नहीं है, वो दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं लेता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 5वां हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर स्वीकृति पर रोक लगा सकता है? देखिएगा कोई भी अगर बिल लाना है लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है। साधारण विधेयकों की अपनी बात कर रहे हैं, सामान्य बात कर रहे हैं कि किसी भी सदन में कोई भी विधेयक लाया गया, दोनों में पास होता है, उसके बाद में राष्ट्रपति के पास में जाता है। तो हमें ये बताना है कि किस बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद में ही वो कानून बनता है। तो ऑप्शन है हमारे पास में 63, 108, 109 और 111। तो दोस्तों क्या है इस प्रश्न का सही आंसर? किस अनुच्छेद के तहत वो इस बिल पर अपनी स्वीकृति देने से रोक सकता है? इसका सही आंसर है 111। अनुच्छेद 111 क्या कहता है दोस्तों? इसमें ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित जो विधेयक है उस पर या तो स्वीकृति देगा, क्या करेगा, उस पे या तो स्वीकृति देगा या फिर उसे क्या करेगा, रोक लेगा। किसके अलावा? धन विधेयक के अलावा। धन विधेयक पर उसे ये अधिकार नहीं है। धन विधेयक को छोड़ करके वो उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। क्या कर सकता है? वो पुनर्विचार के लिए उसे लौटा सकता है। दोस्तों कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 111 के अंदर। देखिएगा दोस्तों जो बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हीं की अपने बात कर रहे हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश। हमने कहा राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया, संसद का सत्र शुरू नहीं होता है तभी जारी किया जाता है। संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? यानी अब संसद का सत्र शुरू हो गया तो उसे कब तक रखा जा सकता है? 1 माह, 6 सप्ताह, 8 सप्ताह या फिर 6 माह? कितने समय तक उसे रखा जाना आवश्यक है? दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 6 सप्ताह। 6 सप्ताह के भीतर उसे रखना होता है। अनुच्छेद 123(2) क के अनुसार, अनुच्छेद 123(2) क कहता है कि राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश जारी किया उसे संसद का सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित करवाना आवश्यक होता है। दोस्तों बात करते हैं 7वें प्रश्न की, अगले प्रश्न की। निम्न में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है?
महान्यायवादी की, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की, या फिर एक राज्य के राज्यपाल की, या उपरोक्त सभी की। किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है दोस्तों? इसका सबसे अच्छा और सबसे सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। इन सभी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। देखिएगा आर्टिकल 76 के अनुसार वो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 148 के अनुसार वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। और आर्टिकल 155 के तहत वो क्या करता है? विभिन्न राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है दोस्तों। तो ये सारी ही बातें हमारी सही है। इन सब की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है? पिछले प्रश्न में हमने देखा था करता है और किसकी नहीं करता है। किसी भी प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। उपराष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, राज्यपाल की, या मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है दोस्तों? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है, क्योंकि आपको विदित होगा कि अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, न कि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 9वां हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। इनमें से कौन सा अधिकार नहीं देता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होने का, देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। हमें बताना है ये 4 ऑप्शन है। इनमें से ये सारे राष्ट्रपति के अधिकार हो सकते हैं, लेकिन एक जो है वो राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है, तो वो कौन सा होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, यानी कि राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास में नहीं होता है, क्योंकि 164(1) के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार किसके पास में है? राज्यपाल के पास में है। क्योंकि देखिएगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, न कि राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास में नहीं है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 10वां हमारा प्रश्न है, संविधान के अनुसार निम्न में से क्या शब्द से भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है दोस्तों? अध्यादेशों का प्रख्यापन, उच्चतम न्यायालय से परामर्श, संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना और क्षमादान करना। बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। RS 2013 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और बहुत ही डीपली भी अपने कह सकते हैं। अच्छी तरह से इसको पढ़िएगा। हमने क्या कहा? शब्द से, यानी शक्ति तो हो सकती है, लेकिन शब्द से जो है भारतीय संविधान में नहीं है, राष्ट्रपति की शक्ति में नहीं आता है। क्या है दोस्तों इसका सही आंसर? अध्यादेश है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श है, संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना है, या फिर क्षमादान करना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना। ये शब्द से इसकी शक्ति में शामिल नहीं होता है दोस्तों देखिएगा आर्टिकल 86 की अगर बात करें तो संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना राष्ट्रपति का अधिकार है। 72 की बात करें तो क्षमादान की जो शक्ति है इसके पास में कौन सी शक्ति है? क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। आर्टिकल 123 के अनुसार वो क्या कर सकता है? वो अध्यादेश जारी कर सकता है। और 143 के तहत वो क्या कर सकता है? उच्चतम न्यायालय से वो क्या ले सकता है? परामर्श ले सकता है। 86 के अंदर जो कहा गया है राष्ट्रपति का अधिकार है संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना, लेकिन शब्द से वो शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये शक्ति में आता है, ये भी शक्ति में आता है, ये भी आता है, लेकिन शब्द से ये शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। दोस्तों अच्छा प्रश्न था। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति हमें बताना है किस प्रकार की शक्ति है दोस्तों? विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है, या फिर इनमें से कोई नहीं? किस प्रकार की शक्ति के अंतर्गत आता है दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है न्यायिक शक्ति। ये राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है। आर्टिकल 72 की बात करें तो इसके तहत राष्ट्रपति को क्षमा आदि की शक्तियां प्राप्त हैं। कुछ मामलों में वो निलंबन, परिहार, लघुकरण, इस प्रकार की न्यायिक शक्तियां जो हैं वो इसे मिलती है आर्टिकल 72 के अनुसार। ये आर्टिकल भी पूछा जा सकता है और अंदर की बात भी आपसे पूछी जा सकती है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। 12वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? हमें बताना है जो अधिकार नीचे दे रखे हैं उनमें से कौन सा राष्ट्रपति का नहीं है।
साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, लोकसभा को भंग करना और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों सारे विकल्प को और बताइएगा कि कौन सा जो अधिकार है वो राष्ट्रपति का नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, यानी वो वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। हमने बात की थी 111 के तहत वो पुनर्विचार के लिए किसी विधेयक को लौटा तो सकता है लेकिन सारों को नहीं। हमने वहाँ भी बात की थी धन विधेयक और वित्त विधेयक को छोड़ करके, यानी साधारण जो बिल है उसे वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लोकसभा भंग करने की भी हमने बात की थी और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये जो है वो हमारा सही आंसर होगा क्योंकि ये अधिकार राष्ट्रपति के पास में नहीं है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 13वां हमारा प्रश्न है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। राष्ट्रपति अभिभाषण देता है तो उसको तैयार कौन करता है। स्वयं राष्ट्रपति करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, राज्य के सभापति करते हैं या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर। क्या स्वयं राष्ट्रपति करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करेगा, राज्यसभा के सभापति करेंगे या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है केंद्रीय मंत्रिमंडल। ये जो अभिभाषण होता है राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका की जो शक्ति है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में ही होती है। क्योंकि राष्ट्रपति तो नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है लेकिन वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष जो है वो मंत्रिमंडल होता है, उसकी शक्तियां केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित है, इसलिए उसी के द्वारा तैयार किया जाता है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। 14वां हमारा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। हमें बताना है कहाँ से थे, उत्तर प्रदेश से थे, राजस्थान से थे, बिहार से थे या तमिलनाडु से थे। तो इसका जो सही आंसर हो क्या होगा। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कहाँ से थे, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, बिहार से या फिर तमिलनाडु से। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है बिहार से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो कहाँ से थे, पहले राष्ट्रपति थे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये कहाँ से थे, ये बिहार से थे दोस्तों, बिहार राज्य से थे, ये आपको याद रखना है। और ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, आपको याद होगा, ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। आगे बात करते हैं 15वें प्रश्न की। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे, यानी 2 कार्यकाल किसने पूरे किए थे। ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, फिर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या है दोस्तों इसका सही आंसर। दोस्तों इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिएगा इस टॉपिक में से या किसी भी प्रधानमंत्री है, इन सभी टॉपिक से हमारे 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, या तो वो थ्योरी में से पूछ लेता है, प्रक्रिया अनुच्छेद में से, या कई बार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इनके नाम से भी प्रश्न पूछ लेता है, कौन सा पहले बना, कौन सा बाद में बना, पद पे रहते हुए किसकी मृत्यु हुई। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखने होते हैं दोस्तों। वैसे तो दोस्तों 3 अवधि तक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति रहे थे। पहली बात करें 1950 से 1952 की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष होने के कारण वो राष्ट्रपति बने थे, पहली बात। दूसरी बात अपने करें 1952 से लेकर के 1957 तक ये रहे थे और फिर 1957 से लेकर के 1962 तक भी रहे थे। देखिए ये 2 कार्यकाल इन्होंने पूरे किए थे दोस्तों। दूसरे राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति भी निर्वाचित हुए थे, यानी पहले भी यही और दूसरे भी यही थे दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की। 16वां हमारा प्रश्न है, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति, यानी सर्वसम्मति से जिसको चुन लिया गया था, कोई चुनाव वगैरह नहीं हुए थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड संजीव रेड्डी यानी नीलम संजीव रेड्डी कौन थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है नीलम संजीव रेड्डी। ये जो है बिना किसी चुनाव के आ गए थे। चुनाव के मतलब इनका निर्वाचन नहीं हुआ था, निर्विरोध, हम इसे सबसे अच्छा जो शब्द काम में लेंगे वो है निर्विरोध ये चुने गए थे दोस्तों। इनका जो कार्यकाल था 77 से लेकर के 1982 तक का कार्यकाल इनका माना जाता है दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की, इनमें से कौन राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे। हाँ, यहाँ हम ये भी देख सकते हैं भी कौन से उपराष्ट्रपति थे जो बाद में राष्ट्रपति बने। एस राधाकृष्णन, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर आर वेंकटरमन। कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जो पहले उपराष्ट्रपति नहीं रहे थे। क्या है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। ये देखिएगा राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति नहीं बने थे दोस्तों।
आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 18वां हमारा प्रश्न है, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों की बात कर रहे हैं, उनमें से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। हमने कहा राष्ट्रपति नहीं होता है तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालता है। तो यहाँ हमें बताना है कि कौन सा ऐसा मुख्य न्यायाधीश था जिसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। MC महाजन, M हिदायतुल्ला, PN भगवती या फिर BK मुखर्जी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है M हिदायतुल्ला। M हिदायतुल्ला जो थे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। बात आप इसको याद रखिएगा, 20 जुलाई 1969 से लेकर के 24 अगस्त, छोटा सा कार्यकाल है, 1969 तक ये कार्यवाहक है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। 19वां हमारा प्रश्न है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के द्वारा वो अधिनियम बन जाता है। दोस्तों जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, जब सर्वोच्च न्यायालय से केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। क्या होगा सही आंसर। हमने कहा संसद में प्रस्तुत किया गया कौन सी क्रिया के द्वारा वह अधिनियम बन जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 2 नंबर, जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे देता है। अभी हमने बात भी की थी, एक अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध किए गए हैं। एक विधेयक जो संसद में पेश किया जाता है वह अधिनियम तभी बन पाएगा जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करके अपनी सहमति दे देता है। दोस्तों आगे बात करते हैं अपने 20वें प्रश्न के विषय में। निम्न में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास में है। ऑप्शन है हमारे पास में, राज्यपाल को है, मुख्यमंत्री को है, प्रधानमंत्री को है या फिर राष्ट्रपति को है। दोस्तों हमें ये बताना है किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करना है तो उसका अधिकार किसके पास में है। बिल्कुल सही आंसर है हमारा राष्ट्रपति के पास में है। दोस्तों अगर हम बात करें 5वीं अनुसूची की, 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 के अंदर अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों जो प्रावधान किए गए हैं उनमें हम बात करें तो पहला तो जो है कि राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है या फिर उसको क्या किया जा सकता है, विस्तारित किया जा सकता है। दूसरी बात कि किसी भी समय राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा किसी संपूर्ण अथवा किसी भी भाग को समाप्त किया जा सकता है, यानी घोषित भी कौन करेगा यही, समाप्त भी कौन करेगा यही करेगा। तीसरा जो है राज्यपाल की सहमति से, राज्यपाल की सहमति से वो किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। अगर किसी क्षेत्रफल को बढ़ाना है तो भी राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। 21वां हमारा प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा लिए जाने वाले शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, यानी राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो किस अनुच्छेद में है। 60 में है, 61 में है, 54 में है या फिर 72 में है। दोस्तों किस में है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 60। अनुच्छेद 60 में जो राष्ट्रपति की शपथ है उसका उल्लेख किया गया है। दोस्तों अब देखिएगा किसके समक्ष ये शपथ लेता है, तो SC सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसके सामने ये शपथ लेता है। दोस्तों और याद रखने के लिए आप देखिएगा 100 से 60 होता है और 100 से शपथ होता है, तो ये आर्टिकल आप कभी नहीं बोलोगे। 100 से शपथ होता है और 100 से 60 होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 22वां हमारा प्रश्न, आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत किया जा सकता है। 2, 6, 12 या जितना मंत्रिमंडल द्वारा सलाह दी जाए। कितने प्रतिनिधियों को आंग्ल भारतीय की बात करें दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर है 2 आंग्ल भारतीयों को वो है लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। कहाँ की बात करें, लोकसभा में। अगर उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो अगर लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो वो 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। ये अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास में लोकसभा। और अगर यहीं राज्यसभा में मनोनयन की बात करें तो कितने हो गए, 12 सदस्य। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में कितने, 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। दोस्तों जो कि देखिए कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के अंदर जिनका कोई विशिष्ट योगदान रहा हो तो उनको जो है वो मनोनीत कर सकता है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है 23वां प्रश्न पूछ रहा है, धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक किसकी अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिमंडल, किसकी सलाह से किया जाता है। दोस्तों तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है
राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में इसे प्रस्तुत किया जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं 24वें प्रश्न की। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? हमें बताना है वित्त आयोग का गठन या नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर राज्यपाल के द्वारा। क्या है इसका सही आंसर? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के तहत जो है वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न भी है, 25वां प्रश्न। भारत द्वारा विदेशों से किए जाने वाली संधियां और समझौते किसके नाम से किए जाते हैं? अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रपति के, लोकसभा अध्यक्ष के, प्रधानमंत्री के या फिर राज्यपाल के? हमने कहा भारत को रिप्रेजेंट कौन करेगा यदि भारत किसी विदेश के साथ में संधि कर रहा है या कोई समझौता कर रहा है। तो दोस्तों सारे कार्य जो है वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। वैसे तो देखिए नाम किसका आता है? प्रधानमंत्री का। कर मैं रहा हूं पर नाम तेरा हो रहा है ना? ऐसा ही होता है यहाँ पर। करता तो यही है लेकिन नाम किसका चलता है? राष्ट्रपति का चलता है। हस्ताक्षर इसके नाम से होते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति ही रिप्रेजेंट करता है, यानी संधियां और समझौते जिसके नाम से होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न जो राष्ट्रपति से संबंधित है। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने देख चुके हैं। इसके अलावा आप आर्टिकल्स को भी याद कर लीजिएगा। किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं वो सारे हमने देख लिए हैं। अगले क्लास में, अगले टेस्ट के अंदर यानी 35वें टेस्ट में अपने उपराष्ट्रपति के विषय में बात करेंगे। दोस्तों ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर राष्ट्रपति से नहीं पूछे तो उपराष्ट्रपति से पूछ लेता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर नहीं किया तो भी कर लेना अगर आप हमारे साथ ही जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस रीट का मिल रहा है। रीट SST का सिलेबस पूरा हो गया, साइको का लगभग कंप्लीट हो चुका है, हिंदी चल रही है। धीरे धीरे आपका सारा सिलेबस के कंप्लीट लेक्चर तो पूरे हो ही चुके हैं। डेली आपकी टेस्ट सीरीज भी चल रही है। दोस्तों कल शाम से अपने एक हिंदी की टेस्ट सीरीज को और भी शुरू करने जा रहे हैं नई टेस्ट सीरीज के रूप में। तो दोस्तों मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ नए प्रश्नों के साथ और कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ इसी तरह से। थैंक यू वेरी मच।